अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप प्रीवियस नॉलेज चैप्टर 6 का 6.2 अच्छे से उसको देख चुके हैं। उसकी स्किल शीट, वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नया नॉलेज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। चलें, आप लेक्चर के एंड पे कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 एनर्जेटिक्स, एज वी ऑल नो डैट नॉलेज 6.3 का फर्स्ट लेक्चर आज हमने स्टार्ट करना है। यानी आज नया एक नॉलेज स्टार्ट हो रहा है। इस नॉलेज का नाम है अंडरस्टैंडिंग एंट्रोपी एंड इट्स चेंजेस इन केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम के अंदर एंट्रोपी क्या है और किस तरह से उसमें तब्दीली आती है, ये हमारी ब्रॉड टर्म है जो कि नॉलेज के नाम से हम देखते हैं। एसएलओज कितने हैं इसके अंदर हमारे 3 एसएलओज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने एंट्रोपी को डिफाइन करना है एज द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर एनर्जी इन अ गिवन सिस्टम। Secondly, explain the sign of entropy change that occur during a change in state, temperature change, and reaction in which there is a change in number of gas molecule। यानी कि हमने देखना है कि एंट्रोपी का साइन किस तरह से ऑपरेट करता है। that occur during a change in state, जब किसी स्टेट में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, and the reaction in which there is a change in number of gaseous molecule, या गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। हम इनके केसेस हैं वो देखेंगे। लास्ट में हमने कैलकुलेट करनी है एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, जिसे हम डेल्टा एस भी कहते हैं, क्योंकि एस इज एंट्रोपी एंड डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज। गिवन द स्टैंडर्ड एंट्रोपीज, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज क्या होगा, हम एंट्रोपीज को मेजर करेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन एस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये 3 एसएलओज हैं, इन तीनों को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी क्या है, मैं इस एंट्रोपी को डिस्कस करने के लिए एक वीडियो आपको दिखाता हूं, तो उस वीडियो को पहले आप देख लें। जी डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में नोटिस करें कि क्या होने वाला है। जी स्टूडेंट्स, जैसे ही ये ग्लास नीचे गिरेगा तो गिरने के बाद आपने देखा इसके कई ज्यादा छोटे छोटे पॉसिबल पार्टिकल्स जो टूट सकते थे, टूटने के बाद आपने देखा ये बिखर के किसी भी चीज का ऑर्डर से डिसऑर्डरनेस की तरफ आना, दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। जैसे कि ग्लास ऑर्डरली, इसमें देखिए इसमें लिक्विड ऑर्डरली, इसके अंदर बिल्कुल एक तरतीब थी, लेकिन जैसे ये टूटा तो ये हर तरह से बेतरतीब हो गया। तो किसी भी चीज का आम लफ्जों में बात करें, तरतीब से बेतरतीबी में आना, हम अगर इसी तरह की फिनोमेना को किसी केमिकल प्रोसेस में डिस्कस करें तो हम उसको एंट्रोपी का नाम देते हैं, ठीक है? अब जरा देखिए, इसमें भी पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली रैंडमनेस की तरफ जा रहे हैं। तो वापस चलते हैं अपनी मेन जो हमारी स्लाइड है। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस इन अ सिस्टम। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी, ग्लास का ब्रेक होना, उसमें एक लिक्विड डाल के उसको ब्रेक होता हुआ दिखा रहा था, वो एक एनालॉजी थी। उसी तरह का फिनोमेना अगर एक केमिकल सिस्टम में आप मेजर करना चाहते हैं कि कितनी केमिकल सिस्टम में बेतरतीबी में इजाफा हुआ है, रैंडमनेस में कितना इजाफा हुआ है, तो वो एंट्रोपी है। इट क्वांटिफाइज द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग देम। ये लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है? देखें, मैं इसको थोड़ा सा ना एनालॉजी के अंदर ले जाऊंगा ताकि आपको समझाना आसान हो। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने केस रखता हूं। मुझे एक बात बताएं, एक सड़क है बिल्कुल नैरो और एक सड़क है जो कि थोड़ी सी ब्रॉड है, काफी ज्यादा ब्रॉड है, समझ लें, ठीक है? अब ये जो मैंने सड़क बनाई है, रोड बनाया है जो काफी ज्यादा ब्रॉड है, अगर मैं कार को यहां छोड़ दूं कि वो ड्रिफ्ट करे, तो मुझे बताओ यहां पे कार ज्यादा ड्रिफ्ट कर सकती है या इस रोड पे कार ज्यादा ड्रिफ्ट कर सकती है? तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या है, ज्यादा है, और यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या है, कम है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रैंडमनेस का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर कितना मॉलिक्यूल के पास चांस है
अपने पार्टिकल्स को डिसऑर्डर करने का, वो है उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जहां पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होगी, मैं यहां लिख देता हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, उतनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, और जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी एनर्जी उतनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बातें आपने एंटीटेस्ट के लिए याद रखनी है। एक और मैं आपको मिसाल देता हूं, एक घर है, काफी छोटा घर है, उसमें आपने फर्नीचर लगाया, वो एक फिक्स जगह पे पड़ा है, आप उसको ज्यादा चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर घर बहुत बड़ा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का चांस भी ज्यादा है और उसको डिसऑर्डर करने का चांस भी क्या है, ज्यादा है। तो दरअसल किसी भी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, मॉलिक्यूल कितना रैंडमनेस में जा सकते हैं, इसी चीज को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली उस सिस्टम की क्या कैलकुलेट करनी होती है, एंट्रोपी कैलकुलेट करनी होती है। आई होप कि इन दो मिसालों से आपको समझ आ गया। द ग्रेटर द डिसऑर्डर और द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, हायर द एंट्रोपी। जैसे कि मैंने बोला, एंट्रोपी इज ऑफन डिनोटेड बाय द सिंबल एस। याद रखिएगा, एंट्रोपी को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो एस है। इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग अ रिएक्शन हीट रिलीज होती है या ड्यूरिंग अ रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद उस हीट का करना क्या होता है, हमने ऑब्वियसली हम उस हीट का यूटिलाइज करते हैं किसी सिस्टम से निकल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डलता है, पेट्रोल बर्न होता है, बर्न होने से उसकी जो हीट निकलती है, वो हीट मैकेनिकली उसको फिर हम क्या करते हैं, उस हीट का इस्तेमाल करते हैं काम करवाने के लिए, वर्क करवाने के लिए, इंजन को चलाने के लिए। तो ये सब कुछ हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर एंट्रोपी एक बहुत अहम कंसेप्ट है जो कि आप हायर क्लासेस में जाके उसको मजीद डिटेल से पढ़ोगे। एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटर्मिनिंग। अच्छा, एंट्रोपी करता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी करता क्या, एंट्रोपी हमें डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सर ये रिएक्शन प्रोसेस में क्या फर्क है, मैं आपको अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो केमिकल प्रोसेस इज जस्ट लाइक अ आइस मेल्ट हो गई है तो एक प्रोसेस का नाम है, इट्स नॉट अ रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट स्पेसिफिकली रिएक्ट करते हैं और एक किसी सर्टेन प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो वो रिएक्शन है। तो केमिस्ट्री में आप कुछ चीजें प्रोसेस की फॉर्म में देखते हैं, कुछ चीजें आप रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं। चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, आइदर वो स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, इस चीज का फैसला हम कहां से करते हैं, एंट्रोपी की मदद से करते हैं। अगला जो नॉलेज आ रहा है हमने उसमें यही करना है कि हमें डिफरेंट तरह के रिएक्शंस दिए जाएंगे और उनमें हमें पहचानना होगा कि विच वन इज स्पॉन्टेनियस एंड विच वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे प्रोसेस जो किसी विदाउट यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट खुद हो जाए, उन्हें स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें आपको कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए होती है उसको करवाने के लिए। ठीक है, जैसे आपने 10वीं जमात में पढ़ा होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप बैटरी अप्लाई करते हैं तो फिर प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप बैटरी अप्लाई करते हैं तो फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू होता है। बैटरी उतार दो प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये बैटरी एक्सटर्नल असिस्टेंस है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था कि वो विदाउट एनी बैटरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते थे, अगर आपको याद है 10वीं जमात। तो वो कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो बहरहाल केमिस्ट्री में हजारों केमिकल रिएक्शन है, हजारों केमिकल प्रोसेस हैं, उनके स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होने का फैसला अगर हमने करना है तो उसमें एंट्रोपी बहुत अहम रोल प्ले करती है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ये करके भी दिखाएंगे। ये बस आपने याद रखना है। अच्छा, यहां पर जो लफ्ज लिखा है डायरेक्शन, याद रखिए अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो रिवर्स में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस।
यानी कि इसका मतलब हमें एंट्रोपी की मदद से किसी रिएक्शन की खास डायरेक्शन में पता चलता है कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगा तो स्पॉन्टेनियस है, रिवर्स आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसलिए यहां पर डायरेक्शन का वर्ड यूज किया गया कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और किस डायरेक्शन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसको अगर आपने समझना है तो एंट्रोपी को समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस जिन्हें आप कह दो, केमिकल रिएक्शन नहीं कह रहे। ये स्टूडेंट्स, आइस मेल्ट होगी लिक्विड के अंदर, स्पॉन्टेनियसली होगी, खुद ही होगी, हम नहीं करेंगे। और ये आइस मेल्ट होने के बाद आपको पता है कि आइस में पार्टिकल एक फिक्स जगह पर ऑर्गेनाइज थे। आपने स्ट्रक्चर ऑफ आइस को पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 के अंदर। एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इसके अंदर, एयर इन ट्रैप होती है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आइस मेल्ट हो जाएगी तो पार्टिकल भी ऑर्डर से डिसऑर्डर हो जाएंगे, तरतीब से बेतरतीब हो जाएंगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। यानी कि जब H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में आएगा तो उसकी एंट्रोपी में क्या होगा, इजाफा होगा। तो ये एक एग्जांपल है स्टेट चेंज की। इसी तरह स्टूडेंट्स, हाईली ऑर्डर H2O मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली, अच्छा इसको हाईली ऑर्डर इसके रेफरेंस में बोला गया, ठीक है। अगर मैं इसके रेफरेंस में बोलूंगा तो इसको बोलूंगा हाईली ऑर्डर, हाईली ऑर्डर इसके रेफरेंस में बोलूंगा, यानी कि ये हाईली ऑर्डर है और ये लेस ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं इसके रेफरेंस में बोलूं तो ये हाईली ऑर्डर H2O जो है वो लिक्विड से चेंज होगा स्टूडेंट्स किसके अंदर, गैस के अंदर। इट्स बेटर कि यहां पे हाईली ऑर्डर की बजाय स्लाइटली ऑर्डर लिख दिया जाए, स्लाइटली ऑर्डर लिख दिया जाए तो वो बेहतर लफ्ज होगा यहां पे। तो वैसे हाईली ऑर्डर जिस रेफरेंस पे बात की गई वो भी मैंने बता दिया। तो यहां पर स्लाइटली ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे रैंडमनेस के अंदर, गैस के अंदर। एंड वी ऑल नो दैट गैस के अंदर पार्टिकल काफी ज्यादा रैंडम मूव करते हैं, और लिक्विड से गैस में जाना ये भी कौन सा प्रोसेस है बेटा, स्पॉन्टेनियस है। तो यहां पर भी एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप डाइल्यूशन देखो तो डाइल्यूशन में क्या होता है, जब आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो तो सॉल्ट क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है, आपने देखा हुआ है। जैसे वो पानी में आएगा तो पानी में आते साथ ही उसके आयंस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, रैंडम हो जाएंगे। तो सॉल्ट का पानी में हल होना ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इस हल होने के बाद एंट्रोपी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। The process of dissolving salt in water, the orderly arrangement of ion in salt crystal lattice give a way to more disordered state as the ion become randomly disappeared throughout the liquid water. ठीक है। तो ये जितने भी मैंने प्रोसेस दिखाए हैं इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ये सारे के सारे केमिकल प्रोसेस हैं जिसके अंदर एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अपनी स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और इन सब प्रोसेस के दौरान आपने देखा एंट्रोपी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। बाय द वे ये नेचर का भी लॉ है, कुदरत में हर चीज अगर आप नोटिस करें तो वो तरतीब से बेतरतीबी की तरफ जा रही है, एंट्रोपी का शिकार है, ठीक है। तो जो भी जहां पर भी आप ये देखोगे कि एंट्रोपी में इंक्रीमेंट आ रहा है तो ये नेचुरली जितने भी प्रोसेस है उसमें यही हो रहा है, ठीक है। चीजें हाई पोटेंशियल से जिस तरह लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं नेचुरली, वैसे ही चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डरनेस की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। डिफ्यूजन भी इसकी एक एग्जांपल है कि आप गैस मॉलिक्यूल को छोड़ो तो वो हाई कंसंट्रेशन से कहां जाते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अब एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स देने वाला हूं जिसमें केमिकल प्रोसेस नहीं बल्कि कौन इन्वॉल्व हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है उसकी कुछ सिमुलेशंस भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जी स्टूडेंट्स, तो आप नोटिस कीजिएगा कि अभी मैंने ये सॉल्ट लिया और सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया। जैसे ही मैं सिमुलेशन को रन करूंगा तो आप ये नोटिस करें कि प्लस माइनस अपने अपने जगह से अलग होंगे,
इनको अलग करने का तरीका, ये सारा कुछ हम पीछे पढ़ के आए हैं, हाइड्रेशन और किस तरह लैटिक्स एनर्जी जो है उस वो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सब कुछ आपको बता के आए हैं, ठीक है। और आप देखो सॉल्ट ऑर्डर्ड था लेकिन हल होने के बाद वो डिसऑर्डर फॉर्म में चला गया, तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो केमिकल प्रोसेस जिसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह मैं आपको एक और सिमुलेशन दिखाता हूं। जी, अब इसमें देखें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तो आप तीनों के अंदर डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस देख सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखें ये रेलेवेंटली ऑर्डर्ड है सॉलिड के अंदर पार्टिकल, लिक्विड के अंदर देखें लेस ऑर्डर हैं, और गैस के अंदर तो बहुत ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ चुकी है, ठीक है। और किस तरह से ये प्रोसेस होता है आप सब लोग जानते हैं इस बारे में, मुझे मज़ीद इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि सर्टन रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं तो आप ज़रा नोटिस कीजिएगा N2O4, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ N2O4, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ N2O4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ N2O4, 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 N2O4। लेकिन जैसे ही N2O4 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में डीकम्पोज होगा तो आप नोटिस करें NO2 बना, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ NO2, NO2, NO2। तो आप पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखो तो अरेंजमेंट्स चेंज हो गई हैं एटम्स की। N2O एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है NO2 की शक्ल में, तो अरेंजमेंट के चेंज होने से आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ गए हैं, इनके अंदर एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। यानी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है अगर एनर्जी पैकेट एक सपोज करो इस मॉलिक्यूल के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी थी, अब ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया है और ब्रेक होने के बाद एक छोटे मॉलिक्यूल में चेंज हो गया है। यूं समझ लो, आसान अल्फाज में बताऊं तो जो हमारे पास N2O4 था, एक N2O4 जो है, सॉरी N2O4, एक N2O4 जो है वो ब्रेक हुआ है 2NO2 के अंदर। एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ है। अब एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में जब चेंज हुआ है तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, टूट गई है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और अरेंजमेंट्स भी बढ़ गई हैं पहले से, तो रैंडमनेस बढ़ गई है, डिसऑर्डरनेस में भी क्या हो गया है, इजाफा हो गया है। तो दिस इज द केस जो कि मैंने आपको बताया कि जिसमें एंट्रोपी चेंज बढ़ रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते वक्त। एक और रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आप देखो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NaHCO3 एंड दिस इज द समझ लो कि ये वो पार्टिकल है जो H+ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में हुआ क्या है, इन दोनों के रिएक्शन में सोडियम प्लस बना है, जो कि आपको ये ऑरेंज कलर के बॉल नजर आ रहे हैं, सर्कल नजर आ रहे हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है जो कि सिस्टम से आउट हो गई है। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के नतीजे में एक कंटेनर के अंदर ही प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना। देखो वाटर तो लिक्विड है, वाटर तो कंटेनर में स्टे करेगा, सोडियम आयंस भी कंटेनर में ही स्टे करेंगे, लेकिन अगर कुछ आउट होगा तो कौन आउट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल आउट होगी। तो व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंट्रोपी इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर पार्टिकल्स। व्हाई, क्यों मैंने बोला मोर पार्टिकल्स, क्योंकि अगर आप गौर करो तो यहां 1 मोल NaCO3 था और 1 मोल H+ था। इनके रिएक्शन से 1 मोल सोडियम बना, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, 1 मोल वाटर बना, तो टोटल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते वक्त 2 मोल रिएक्टेंट 3 मोल प्रोडक्ट में चेंज हुए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, एनर्जी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अरेंजमेंट्स भी चेंज हो गई, तो ऑर्डरनेस बढ़ गई है। आपने देखा डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है। अब डिसऑर्डरनेस बढ़ने का मतलब एंट्रोपी का बढ़ना, सिंपल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बारी है कैलकुलेट करने की एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। कैसे रिएक्शन की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारे स्टेट चेंज बता दिए, रिएक्शन से प्रोडक्ट में जाते हुए बता दिया। टेम्परेचर से क्या होगा, देखें मैंने बातों बातों में टेम्परेचर का भी मैंने बताया है, कैसे बताया है थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं। देखें मैंने बोला कि सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में। इसी तरह लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर के बढ़ाने पर सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, टेम्परेचर के बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है, और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से ज्यादा क्या होगा, डिसऑर्डरनेस होगी। ठीक है, तो जनरली देखा यह गया है कि टेम्परेचर के बढ़ने से डिसऑर्डरनेस में क्या होता है, इजाफा होता है, और एंट्रोपी में भी क्या होगा, इजाफा होगा। ठीक है, तो ये स्टेट चेंज के साथ टेम्परेचर का भी यहां पे जिक्र आप साथ कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज से ही स्टेट चेंज होती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अगर आपने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, तो आपने एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट निकालना है और माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट में से क्या कर देना है उसको, यानी प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट करना है। अब ये वही रिएक्शन है जो मैं पीछे आपके साथ डिस्कस करके आया हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl, पीछे खाली H+ का मैंने जिक्र किया था। ये देखें, ये रिएक्शन है। ठीक है, इसी को मैं रीडिस्कस कर रहा हूं प्रॉपर वे में। तो अब इसमें ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं। हर रिएक्टेंट की डेटा टेबल के अंदर, जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, रिएक्टेंट की एंट्रोपी दी हुई है, जैसे 102 किलो जाउल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, पर मोल केल्विन, इस तरह ये सब की एंट्रोपी आगे दी हुई है। ठीक है, अच्छा ये जाउल पर मोल केल्विन है। ठीक है, इसको जरा आपने मिक्स नहीं करना। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की भी एंट्रोपी दी हुई है, सबकी एंट्रोपी दी हुई है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी को ऐड करना है, सम करना है पहले, ताकि टोटल आपको रिएक्टेंट की एंट्रोपी पता चल जाए। फिर आपने प्रोडक्ट की, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंट्रोपीज को सम करना है, ताकि आपको टोटल प्रोडक्ट की एंट्रोपी पता चल जाए। फिर आपने दोनों एंट्रोपीज को क्या कर देना है, माइनस करते रहे। ये देखें, आगे हमने क्या किया, रिएक्टेंट में दो चीजें थी, उन दोनों की एंट्रोपी को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरह प्रोडक्ट्स में भी तीन चीजें थी, तीनों की एंट्रोपी को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट की एंट्रोपी आ गई है और ये मेरे पास रिएक्टेंट की एंट्रोपी आ गई है। अब थर्ड स्टेप पे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम सभी एंट्रोपीज हमने फाइंड की हुई हैं, जो भी आपको डाटा में लिखे दी हुई है, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकाली हुई हैं। अब आपने एंट्रोपी चेंज निकालना है। एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए प्रोडक्ट की एंट्रोपी जो आपने निकाली थी 398.5 माइनस कर देना है रिएक्टेंट की एंट्रोपी जो कि आपने निकाली थी 158.5, और आपके पास अल्टीमेटली आंसर आएगा 240 जाउल पर मोल केल्विन। अब इसके साथ जो प्लस का साइन है, याद रखिएगा, वो शो करता है, इंडिकेट करता है, इंडिकेट एज इंक्रीज डिसऑर्डर। अगर एंट्रोपी के साथ प्लस का साइन आएगा, यानी अगर ओवरऑल जो डेल्टा एस नॉट लिखा होगा, डेल्टा एस नॉट के साथ अगर पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू लिखी है, तो इसका मतलब है कि डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ है, एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल और है जिसके अंदर आप क्या देखोगे, अमोनिया HCl के साथ मिला और अमोनियम क्लोराइड बना, गैस के साथ मिला और सॉलिड बना, रैंडम चीज के साथ मिली और एक सॉलिड बना दिया। सॉलिड इज नॉट अ रैंडम थिंग। सॉलिड में आपको पता है कि पार्टिकल अपनी एक फिक्स जगह पे ऑर्गेनाइज होते हैं। जब पार्टिकल अपनी फिक्स जगह पे ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो है उसमें एंट्रोपी, जब चीज गैस से सॉलिड में जाती है तो ऑब्वियसली उसकी एंट्रोपी में क्या आता है, एंट्रोपी कम होती है, क्योंकि ऑर्डरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तरतीब आ जाती है। ठीक है, अब आप देखें इसमें अमोनिया की एंट्रोपी भी दी हुई है, HCl की एंट्रोपी भी दी हुई है, अमोनियम क्लोराइड की एंट्रोपी भी दी हुई है। वही हम करेंगे, हम यहां पर एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। प्रोडक्ट की एंट्रोपी जो है आपको पता है 94.6 जाउल पर केल्विन पर मोल यहां पे दी हुई है सारी। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन वो क्या शो करता है, दस रिएक्शन हैज नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी, इट्स नॉट सरप्राइजिंग एज 2 मोल ऑफ गैस हैव कंबाइंड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉलिड। जब 2 मोल गैस 1 मोल सॉलिड में चेंज हो रही है तो डेफिनेटली
एंट्रोपी कम हो रही है, तो माइनस का साइन शो करता है एंट्रोपी में कमी और प्लस का साइन शो करता है एंट्रोपी में इंक्रीमेंट। जी डी स्टूडेंट्स, लास्ट में लेक्चर खत्म करने से पहले मैं एंट्रोपी का यूनिट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, आप उसमें कंफ्यूज होते हैं काफी। तो असल में एंट्रोपी का यूनिट बड़ा सिंपल है, एंट्रोपी का यूनिट है जाउल, ठीक है ना, जाउल पर मोल पर केल्विन। एक तो ऐसे भी लिखा होता है ना अक्सर, दूसरा ऐसे भी लिखा होता है जाउल पर मोल और बीच में एक छोटा सा हाइफन लगा होता है और पर केल्विन लिखा होता है। अगर तो ये बटा लगा हुआ है तो फिर नीचे यानी बटे के नीचे ऑब्वियसली पर मोल एंड पर केल्विन आ रहा है, अगर ये नहीं लगा हुआ तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो कुछ जगहों पे आपको इस तरह लिखा हुआ यूनिट मिलेगा, कुछ जगहों पे आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, और समटाइम आप जाउल को किलो जाउल में भी आप लिखा हुआ देखोगे, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर में एंट्रोपी क्या है अच्छे से समझ आ गया। शुरू में हम एक दफा एसएलओस भी देख लेते हैं जो हमारे आज टारगेटेड एसएलओ थे। तो हमने एंट्रोपी को डिफाइन कर लिया, पार्टिकल, देयर एनर्जी एंड सिस्टम, मतलब पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होती है सब देखा, साइन को भी देखा, एंट्रोपी चेंज अकर होता है तो साइन किस तरह से आता है, उसमें हमने गैशियस मॉलिक्यूल्स वगैरह ये सब कुछ देखा, और लास्ट में हमने एंट्रोपी चेंज भी कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि अगर आपको ये सारा समझ आ गया है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए अटेम्प्ट करना इंतहाई आसान है। वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद एक दफ़ा ये क्वेश्चंस आप देख लें, इनके आंसर्स देखें, अभी क्लास में मेरे से पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम करता है एक दफ़ा आप सब देख लें। क्लियर है? ठीक है जी, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।